हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर 16 की होने वाली है, जो हमारी बिजनेस लॉ की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम एक वीडियो के अंदर कंप्लीट एक चैप्टर कवर करा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 16 कवर करेंगे, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट होता क्या है? बेलमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी और गारंटी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी और गारंटी की तरह एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। रूल्स गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज आर डिफाइंड इन सेक्शन 148 टू 181 के अंदर, सेक्शन के अंदर डिफाइन है इसके रूल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस में। दिस चैप्टर इज अबाउट द लॉ गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। अब देखिए, द वर्ड बेलमेंट इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर। बेलमेंट आया बेलर वर्ड से, जो फ्रेंच का वर्ड है, विच मीन्स टू डिलीवर। बेलर का मतलब है डिलीवर करना अपनी चीज, ठीक है। इट मीन्स एनी काइंड्स ऑफ हैंडलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेलमेंट इम्प्लाइज वॉलंटरी चेंज ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए, बेलमेंट में क्या होता है, एक बंदे की चीज है, मेरी साइकिल है, ठीक है, मैंने दूसरे पर्सन को, मेरी फ्रेंड को दे दी, ठीक है। किस लिए दी है? सिर्फ यूज करने के लिए दी है, भाई यूज कर ले तू, ठीक है। जब तेरे को चला के थक जाए, तेरा मन भर जाए, मेरे को वापसी दे दियो, यही होता है ना। तो यहाँ क्या होता है? पोजेशन ट्रांसफर होता है। पोजेशन होता है जिसके पास वो चीज होती है। मतलब अभी साइकिल मेरे पास है, इसकी पोजेशन ट्रांसफर हो गई इसके पास, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पोजेशन जो है गुड्स की, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। किसमें? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। बस सिर्फ यूज़ के लिए वो यहाँ पर देगा, उसको परमानेंटली जो है पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होगी, टेम्परेरी ही होगी। यूज़ कर लिया, फिर वो वापस दे देगा। यहाँ तो ये बात हो गई ग्रेटिट्यूअस की, कि भाई ये मेरी फ्रेंड है तो मैंने इसको यूज़ करने के लिए ऐसे दे दी। अगर ये मेरी फ्रेंड ना होती तो मैं किसी और को देती, तो मैं उसको कहती कि भाई एक दिन यूज़ कर ले, इसके 100 रुपये हैं, जो भी है, ठीक है। वो मैंने उससे पैसे लिए, तो मतलब उसने मेरी चीज़ यूज़ करी, उसके बदले में मैंने उससे क्या लिए? पैसे लिए। चीज़ यूज़ करने का कंसीडरेशन बना 100 रुपये, तो वो मैंने उससे ले लिया। तो ये हो गया रियल में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, जो नॉन ग्रेचुअस है, ठीक है। A contract of bailment is a contract in which one person delivers some goods to another for some purpose। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी चीज डिलीवर करता है फॉर सम पर्पस, किसी काम के लिए। एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, द गुड्स आर रिटर्न, गुड्स वापस दे दी जाती है, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग, और डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जो पर्सन उसको डिलीवर कर रहा है उसी डायरेक्शन पे, ठीक है। A contract of bailment is one in which a specific property and the rights to it of one person is transferred to another for specific period। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है? जो चीज़ है, प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर अधिकार है, और थोड़े टाइम के लिए, कुछ एक टाइम स्पेसिफिक पीरियड के लिए दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाते हैं। द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स और रिमेन्स विद द पर्सन ओइंग द प्रॉपर्टी। लेकिन जो ओनरशिप है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन ओनरशिप है उसी पर्सन की रहती है जिस पर्सन ने उसको ट्रांसफ़र किया है। बट द राइट ऑफ पोजेशन इज ट्रांसफर टू द अदर पर्सन। लेकिन जो पोजेशन है, यानी वो चीज़ की ओनरशिप, तो मान लो मेरे पास साइकिल तो मेरी है, ओनरशिप तो, ओनर तो मैं हूँ, लेकिन मैंने पोजेशन ट्रांसफ़र कर दी, उस साइकिल को ट्रांसफ़र कर दिया उधर, ठीक है। तो पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाती है अदर पर्सन के पास, ठीक है। According to Section 148 of the Indian Contract Act, a bailment is a delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, एक पर्पस के लिए गुड्स को ट्रांसफर किया, जब पर्पस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो रिटर्न कर दिया, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड अ बेलर। जो पर्सन गुड्स अपने डिलीवर कर रहा है उसको बेलर बोलते हैं, और जो गुड्स को यूज़ कर रहा है वो बेली कहता है, ठीक है। जिसको गुड्स डिलीवर की गई है और जो गुड्स को यूज़ कर रहा है उसकी, वो बेली कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में? बेलर और बेली के बीच में,
किसके बीच में है? ये बेलर है, ये बेली है। ये कौन है? बेलर। ये है बेली। ठीक है। अब इसने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या? इसके पास मशीनें हैं कई सारी। ठीक है। इसने इसको मशीनें दे दी। ठीक है। इसके पास मशीनें चली गई। इसने बोला मैं 1 महीने के लिए तेरी मशीन्स यूज़ करूँगा और उसके बदले में तेरे को 1 महीने का 5,000 रुपये रेंट दे दूंगा उस मशीन का। तो 1 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये इसको मशीन देगा 1 महीने के लिए, ये 1 महीने के लिए इसको 5,000 रुपये उसका रेंट देगा। ठीक है। लेकिन मशीन किसकी है? इसी की रहेगी, बेलर की, ओनर यही रहेगा। ये सिर्फ इसके पास सिर्फ पोजीशन जाएगी मशीन की। ठीक है। और क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में कि मशीन के बदले 5,000 रुपये, तो मशीन इसको देने के लिए 5,000 रुपये कंसिडरेशन होगा। दोनों के बीच में ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें वही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस रहती है। ये प्रपोज करेगा कि मशीन देगा या नहीं देगा, ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ दे दूंगा। अगर बेलमेंट इज मूवेबल गुड्स। बेलमेंट ना सिर्फ मूवेबल गुड्स की हो सकती है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कोई बिल्डिंग वगैरह की बेलमेंट नहीं हो सकती। ठीक है। आगे है बेलमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। बेलमेंट बंद क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होती है। गुड्स आज मेरी है, मशीन उस बंदे की है, ट्रांसफर किसी और के पास हो गई तो पोजेशन गई ना, सिर्फ ओनरशिप तो उसी के पास है। ठीक है। ट्रांसफर अंडर बेलमेंट इज टेम्परेरी। देखो जो ट्रांसफर करते हैं बेलमेंट के अंदर वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट तो होगा ही नहीं कि उस पर्सन जिसको ट्रांसफर करिए उसी की हो जाएगी, नहीं। टेम्परेरी है। यूज़ करने के बाद जितने स्पेसिफिक पीरियड के लिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद वो हमारे पास, ओनर के पास वापस आ जाएगी। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू द अदर पर्सन। गुड्स मतलब बेलमेंट के अंदर गुड्स डिलीवर जरूर होने की, ये नहीं है कि बिना डिलीवरी के बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तभी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। द बेलर हैज़ द राइट टू रिटर्न द गुड्स। बेलर के पास राइट है कि वो जो जो अपनी गुड्स को उसने ट्रांसफर किया है बेली को एज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, उसके पास राइट है कि वो अपनी गुड्स को रिटर्न वापस ले। ठीक है। आगे है डिलीवरी ऑफ गुड्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे होगी? एक्चुअल डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, टोकन डिलीवरी होती है। 3 टाइप की डिलीवरी होती है। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? सपोज कीजिए, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। देखिए एक्चुअल डिलीवरी में क्या हुआ भाई? मशीन इससे लेनी थी, इसको देनी थी। मशीन जब 1 महीने के लिए इधर से इधर आ गई तो वो हो गई एक्चुअल डिलीवरी, और इसके 5,000 रुपये रेंट ले लिया तो वो हो गया एक्चुअल डिलीवरी कि भाई इसने इसको यहाँ पहुँचा दी और इसने इसको 5,000 रुपये दे दिए 1 महीने के लिए। हो गई एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है। और एग्जाम्पल दे रखे हैं, व्हेन द गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड इन फर्स्ट फिजिकल टर्म इट इज सेड टू बी एक्चुअल डिलीवरी, लाइक गिविंग द क्लॉथ टू अ टेलर फॉर स्टिचिंग और टीवी सेट फॉर रिपेयर फॉर मैकेनिक साइटेड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। इन अदर वर्ड्स एन एक्चुअल डिलीवरी इज अ विजिबल एंड फिजिकल डिलीवरी। विजिबल दिखने वाली होगी और फिजिकली मतलब जिसको टच किया जा सके वो डिलीवरी होगी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि डिलीवरी मतलब कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है लेकिन पोजेशन ट्रांसफर नहीं होती। देखो जैसे कि मैंने एक शॉप से, ये मैं हूँ, ये शॉप वाला है। ठीक है। इससे मैंने लिया टीवी। ठीक है। टीवी लिया और इसको पैसे भी दे दिए टीवी के, जितने का 27,000 रुपये का लिया मान लो, पैसे भी दे दिए। तो अब डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाई। क्यों? मैंने बोला कि अभी मेरा ना घर थोड़ा सा रहता है बनने में, तो मैं जब मेरा पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा ना फिर आपसे ये डिलीवरी ले लूँगी। ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं ऑनर तो बन चुकी क्योंकि मैंने पैसे दे दिए इस टीवी के, लेकिन टीवी अभी इसी के पास पड़ा है। तो ये डिलीवरी कैसे कहलाएगी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में डिलीवरी मेरे पास अभी नहीं आई है, बाद में आएगी। यहाँ मैं ओनर तो हूँ इस चीज़ का क्योंकि मैंने यहाँ पैसे पे कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र अभी मेरे पास नहीं हुई है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी।
इस केस में क्या होगा, सेलर विल बी द बेली, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी द बेलमेंट। जो इसमें क्या होगा, सेलर के पास मेरी चीज़ पड़ी हुई है, मेरा टीवी पड़ा हुआ है, तो वो बेली हो गया, वो संभाल के रखना पड़ेगा उसको मेरी चीज़। और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बेलमेंट का हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज आउट ऑफ द कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी द गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट कैसे अराइज हुआ, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी से। टोकन डिलीवरी क्या होती है, इन ए टोकन और सिंबॉलिक डिलीवरी द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड टू द बेली, बेली को डिलीवर नहीं होगी। ओनली एन एक्ट इज परफॉर्म दैट ट्रांसफर द गुड्स टू द बेली और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। सिर्फ एक एक्ट परफॉर्म होगा जिससे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाएंगी बेली के पास और हिज अथोराइज्ड एजेंट के पास। पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बेली, जो बेली के पास में क्या पहुंच जाएंगे, पोजेशन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, हैंडिंग ओवर द की टू द गोडाउन और गिविंग द डिलीवरी ऑथराइजेशन टू लोड द गुड्स इन ट्रक। देखो, मैंने अपनी गोडाउन की चाबी, ठीक है, दे दी, किस चीज़ के लिए दी है कि भाई तू अपना डिलीवरी ऑथराइजेशन के लिए दी है और जो है लोड, ट्रक को लोड कर ले। अब देखो, मैंने चाबी दी गोदाम की, तो एक तरह से जो मेरी चाबी है, मतलब गोदाउन मेरा है, सामान मेरा है उसके अंदर, गोडाउन के अंदर मैंने चाबी दी, तो मैं कौन हो गई, बेलर, और सामने वाला जो गोडाउन की चाबी लेके गया है वो हो गया बेली। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब जो चाबी से, मैंने चाबी देने से कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, तो गोदाम उसने ले लिया मेरा, या फिर कोई ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना कि मेरा कुछ ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ सिर्फ टोकन डिलीवरी आई कि वो चाबी मैंने उसको दी है सिर्फ ट्रक को लोड करने के लिए, ठीक है। आगे है, इस डिपॉजिट इन बैंक इज अवेलमेंट। अब बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं, अपने पैसे मेरे हैं, मैंने बैंक को दिए हुए हैं कि संभाल के रख लो, बाद में मेरे को यूज़ पड़ेगा तो मैं ले लूँगी। तो मैं बेलर हो गई, सामने वाला बेली हो गया एक तरह से, अगर हम मानते हैं तो भाई संभाल के रख रहा है मेरे पैसे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का हो सकता है। इस डिपॉजिटिंग कैश मनी इन बैंक इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं है? द आंसर वुड बी नो। आंसर नो, बिकॉज द करेंसी नोट्स और कॉइन्स डिपॉजिटेड इन बैंक आर नॉट रिटर्न इन द सेम फॉर्म। क्योंकि देखो, जो पैसे मैंने बैंक में सबमिट कराए हैं वही सेम का सेम थोड़ी हमारे को मनी मिलेगी। मतलब मैंने तो कराए 100 रुपये के नोट सारे, अब जब मैं निकालने जाऊंगी तो मेरे को 500 के भी मिल सकते हैं, है ना। तो वो सेम करेंसी थोड़ी है। तो बेलमेंट के अंदर तो मेरी ही चीज़ मेरे को वापस मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है बैंक में हमने लॉकर ले रखे हैं, उसमें अपना गोल्ड सबमिट कराया हुआ है, तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा गोल्ड हमको चेंज करके देंगे, जो हमारा गोल्ड पड़ा हुआ है वही हमारे को वापस मिलेगा, ठीक है। तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। आगे है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स का होता है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवार्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट कर आता है बेलमेंट का रिवार्ड के लिए कि हमारे को उसके बदले में कुछ मिलेगा, और एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। देखो, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट, एक तो रिवार्ड होता है भाई मैंने अपनी चीज़ किसी को यूज़ करने के लिए दी, उसने उसके बदले में मेरे को पैसे दिए। मैंने अपनी मशीन 1 महीने के लिए यूज़ किसी को करने दी, उसने मेरे को उसके रेंट दिया 5,000 रुपये, वो हो गया रिवार्ड के लिए। एक होता है ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए, किसी लक्ष्य को। मैंने अपने कपड़े टेलर को सिलने के लिए दिए, उस किस लिए दिए? मैंने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए कि मेरा जो कपड़े हैं वो सिलकर तैयार हो जाए, ठीक है। देखो, बेलमेंट फॉर रिवार्ड, रिवार्ड में रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या होगा। एक तो रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेलमेंट फॉर रिवार्ड और नॉन ग्रेचुअस पेमेंट होगी, मतलब कि पैसों के लिए, रिवार्ड के लिए पेमेंट। मतलब सपोज कीजिए मैंने मशीन यूज़ करने के लिए दी और उससे 5,000 रुपये ले लिए रिवार्ड के, और ग्रेचुअस नहीं किया भाई अपने दोस्त वगैरह को ऐसा को देने से वापस नहीं। और ग्रेचुअस पेमेंट क्या होगी कि भाई मेरा दोस्त था, मैंने उसको यूज़ करने के लिए अपनी मशीन दे दी लेकिन उससे पैसे रिटर्न में नहीं लिए, तो ये होगा ग्रेचुअस पेमेंट, ठीक है। फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू देखो क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट वी कैन क्लासीफाई बेलमेंट फॉर यूज़ के लिए। व्हेन द ओनर ऑफ एन आइटम ऑफ हिज फ्री विल gives the item to another for its use, the contract is one of the bailment for use or commendatum। भाई एक ओनर अपनी विल से, अपनी चाह से कि सामने वाले पर्सन को यूज़ करने के लिए चीज़ दे देता है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए लैंड्स हिज कैमरा फॉर ए मंथ फॉर द यूज़ ऑफ बी हु इज़ गोइंग टू ऑन हॉलीडे, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉर यूज़। भाई मैंने अपना कैमरा सामने वाले बंदे को दे दिया, वो घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेलमेंट फॉर यूज़ हो गया। बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी,
सेफ कस्टडी हो गया कि भाई मैंने अपना सामान किसी को सेफ पर्पस करने के लिए दिया है, कि मतलब मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट सूटकेस है, उसमें पैसे हैं और सामने वाले पर्सन को संभाल के रखने के लिए दे दिया, यानी कि सेफ कस्टडी में, भाई वो उसकी सेफ कस्टडी में चला जाए तो वो क्या होगा, वो होगा बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। देखो, व्हेन द बेलर हैंड्स ओवर एन आइटम टू द बेली फॉर सेफ कीपिंग, बिल संभाल के रखने के लिए दिया है अगर मैंने उसको, फॉर एग्जांपल ए डिपॉजिट हिज सूटकेस एंड होल्ड ऑल इन रेलवे क्लॉक रूम में दे दिया उसको कि संभाल के रखा जा सके, तो यहाँ बेलर और बेली का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ए तो बेलर होगा और जो रेलवे कस्टडी का क्लॉक रूम होगा वो उसका बेली होगा। बेलमेंट फॉर कैरेज, कैरेज के लिए बेलमेंट करना। देखो मान लो मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाले को ट्रक वाले को मतलब सपोज कीजिए अपना सामान दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो अभी मैं बेलर हूँ, मेरा सामान उसमें जा रहा है और वो बेली है, उसको संभाल के लेके जाना है कैरेज के लिए, ठीक है। यह है बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप, शेप में अल्टर करवाना। देखो मैंने टेलर को पूरा बड़ा कपड़ा दिया है, वो अब मेरे को शेप में अल्टर करके दे देगा, मेरे नाप का सूट सिल के दे देगा, तो वो क्या होगा, बेलमेंट इन अल्ट्रेशन इन शेप। When one person hands over an item to another with the object to getting a shape in the item altered, it is a contract of bailment for alteration in shape. For example, giving wheat to meal to turn in flour. जैसे मैं गेहूं दे के आई हूँ उसको आटे में कन्वर्ट करने के लिए, मैं कपड़ा दे के आई हूँ सिलने के लिए सूट में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे। बेलमेंट फॉर रिपेयर, कोई भी चीज़ अपनी रिपेयर करने के लिए सामने वाले को देने जाओगे तो वो बेलमेंट फॉर रिपेयर कहलाएगा। बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज, पॉन और प्लेज देखिए क्या है, गिरवी रखी है मैंने कोई चीज़ अपनी, तो सामने वाला जो क्या होगा, एक तरह से पान और प्लेज करने के लिए जब हैंड ओवर करेंगे हम क्रेडिटर को अपनी चीज़, तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर हमने किसी से लोन लिया है सिक्योरिटी के रूप में, जो पैसा जो सामान वो हम पान और प्लेज करेंगे, इट इज़ कॉल्ड बेलमेंट फॉर पान एंड प्लेज। फॉर एग्जांपल, ए हैंड ओवर गोल्ड वॉच टू बी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लोन गिवन बाय बी, इट विल बी द बेलमेंट फॉर पान एंड प्लेज। आगे देखिए, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बेलर। बेलर की ड्यूटीज़ क्या बनती है, बेलर देखो कौन होता है, बेलर होता है जिसकी चीज़ होती है, यानी जो ओनर होता है वो बेलर होता है। उसकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, तो उसकी ड्यूटी होती है कि अगर जो उसने गुड्स को बेल किया, मतलब गुड्स को ट्रांसफ़र किया है अपने गुड्स को, उसके अंदर कोई फॉल्ट है तो वो सामने वाले को पहले ही बताए, ठीक है। जैसे कि मान लो ए ने बी को मशीन दी है, तो अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है, बीच में रुक जाती है मशीन, तो उसको पता है, क्योंकि जिसकी गुड्स होगी उसको तो पता होता है वो चीज़, तो वो सामने वाले को क्लियर करे कि भाई मशीन में थोड़ी सी दिक्कत है, ये आगे मतलब कि बीच में ख़राब हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, राम लैंड्स हिज हॉर्स टू श्याम, श्याम नोज दैट द हॉर्स इज विशियस बट ही डज नॉट डिस्क्लोज इट टू श्याम, द हॉर्स रन वेरी फास्ट एंड श्याम इज थ्रोन ऑफ एंड इंजर्ड, राम विल बी हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज सस्टेन बाय श्याम। देखो राम ने श्याम को हॉर्स दे दिया अपना, और वो हॉर्स थोड़ा ऐसा था कि भाई वो बहुत ज़्यादा भाई थोड़ा सा एकदम से वो हो जाता था कि भाई जल्दी जल्दी तेज़ दौड़ना ये वो, तो राम ने बताया नहीं उसको ऐसे होता है, तो श्याम गिर गया भाई उस हॉर्स से, क्योंकि श्याम वो जो घोड़ा है वो बहुत तेज़ से दौड़ा और उसने गिरा दिया, तो इंजर हो गया वो। तो अब जो इंजरी है वो क्लेम श्याम जो राम से लेगा, क्योंकि उसने उसको बताया नहीं। अब देखो, रमेश हायर्स ए कार फ्रॉम महेश, the brakes of the car are not working properly but Mahesh does not know about it because he has not driven the car lately. So Ramesh meets with an accident and suffer injuries. Mahesh will be liable for damages even if was not aware of defect in car. अब देखो यहाँ पे एक और अलग जगह की भी पता भी ना हो उस बंदे को, महेश की कार बहुत टाइम से क्या बड़ी खड़ी हुई थी, उसने चलाई भी नहीं थी बहुत टाइम से, तो रमेश जी ने हायर कर ली महेश जी कार, ठीक है। उसने चलाई तो देखा कि ब्रेक नहीं है उसमें, और ब्रेक ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया उसका, तो महेश जिसने बेचारे ने, उसको पता ही नहीं था, अनअवेयर था वो इस चीज़ से, फिर वो ही उस चीज़ को क्लेम देगा, ठीक है, जो भी डैमेज होगा। टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस, मान लो सपोज करो मैंने अपनी मशीन सामने वाले पर्सन को यूज़ करने के लिए दी है, तो उसके ऊपर अगर मान लो थोड़ा सा खर्चा आ रहा है कि मशीन ना कोई भाई तेल मांग रही है या कोई थोड़ी सी रिपेयर्स मांग रही है, तो वो मेरी
वो बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है, ले भाई तू करवा लियो, ले जा मशीन उठा के ले जा, इस पे 100 रुपये खर्चा है, ये 100 रुपये ले ले और करवा लियो इसको। तो जो एक्स्ट्रा नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। टू इंडेमनीफाई द बेली, देखो बेली, अगर मान लो आपकी चीज़ कोई सामने वाला पर्सन ले रहा है, सपोज करो, देखो मैंने एग्जांपल समझाती हूँ। मेरी कार है, इसकी है मेरी कार, मैंने सामने वाले पर्सन को क्या करी है, बेलमेंट के रूप में यूज़ करने के लिए दे दी, यूज़ करने के लिए। अब कार मेरी है, अब इस कार पे मान लो चोरी का कोई टाइटल लगा हुआ है, पहले गुम हो गई थी ये कार मेरी, फिर वापस मुझको मिल गई थी, लेकिन इस पे चोरी का कोई केस चल रहा है, भाई किसी ने इस पे, इस कार से पहले जब गुम हुई थी तो चोरी करी थी, ऐसा कुछ भी, ठीक है। मैंने इसको बताया नहीं, इसको मैंने बताया नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ये जब ये चला रहा था मेरी कार को तो इसको पुलिस ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? पुलिस ने। तो अब इसका टाइटल खराब हो गया ना, अब इसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको इंडेमनिफाई मैं करूं, इसकी जो भी लॉस हुआ है मेरी चीज़ को यूज़ करने से, तो मैं इसको वो क्या करूं, पे आउट करूं, ठीक है। देखो, इफ द बेलर गिव कस्टडी ऑफ गुड्स एट दैट डू नॉट बिलोंग टू हिम टू द बेली, भाई मान लो जो मेरी कार थी वो जो मेरी नहीं थी, चोरी की थी वो कार, और मैंने उसको दे दी, तो अब उसके ऊपर जो भी दिक्कत आएगी सामने वाले पर्सन को, वो मुझे इंडेमनीफाई करनी पड़ेगी। लायबिलिटी ऑन प्री मैच्योर ब्रीच ऑफ बेलमेंट, अगर देखो मैं बेलर हूँ, मैंने 1 महीने के लिए अपने फ्रेंड को मशीन दी थी, और मैंने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को 1 महीने से पहले ही, बीच में 15 दिन के अंदर ही वो मशीन वापस मांग ली, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर दिया मैंने। तो लायबिलिटी क्या बनती है? लायबिलिटी ये बनती है जो भी सामने वाले को उससे लॉस होगा वो डैमेज मेरे को उसको देना पड़ेगा। The beller demands and take possession of the goods before the expiry of the bailment, and the bailey has to suffer loss greater than the profit he has made during the period of the bailment of such goods. The bailor is responsible to pay the bailey for the difference in the amount of expected gain. तो जो उसको प्रॉफिट होना था और जो उस प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस हो गया, वो सारा बेलर को पे करना पड़ेगा, ये लायबिलिटी बनती है उसकी, ठीक है। राइट्स ऑफ बेलर, अब बेलर्स के कुछ, हमने वहाँ पढ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, अब बेलर के कुछ राइट्स, अधिकार भी हैं। अधिकार क्या क्या है? बेलर मतलब मैं जिसकी गुड्स है, ठीक है, मेरी मशीन है, मैंने उसको यूज़ करने के लिए दी, अब मेरे पास राइट्स क्या क्या होंगे उसके लिए? राइट्स ऑफ इंडेमनिटी फॉर लॉसेस ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय बेली। देखो बेली ने मेरी चीज़ को ढंग से नहीं यूज़ किया, नेग्लिजेंस करा उसको यूज़ करने में, तो जो भी गलती से यूज़ करके मेरी जो चीज़ें ख़राब हुई उसके ऊपर जो भी पैसा आएगा वो सारा बेली मेरे को कवर अप करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152, इफ़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स कैप्ट विद हिम बाय द बेलर, द बेली डज नॉट प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, ओनर्स की गुड्स को अच्छे से नहीं रखेगा वो, और उसमें कोई दिक्कत खराबी आ जाएगी। मान लो मैंने अपनी कार सामने वाले को यूज़ करने के लिए दी, उसने बहुत रफली चलाई कार और एक्सीडेंट कर दिया कार का, तो मेरे पास राइट है कि मैं उससे इंडेमनिटी लूँ कि वो मेरी जो लॉस हुआ है उसको कवर अप करके दे, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकंसिस्टेंट यूज बाय बेली, अगर देखो मैंने अपनी कार दी, मुझे पता चल गया 1 महीने के लिए कार दी है मैंने उसको, मुझे पता चल गया कि सामने वाला, किसी दोस्त ने आके मुझे बताया कि सामने वाला तेरी कार बहुत ही रफली यूज़ कर रहा है, बहुत ख़राब तरीके से, मुझे पता चल गया इसका कि भाई वो जो इनकंसिस्टेंट यूज़ कर रहा है मेरी गुड्स का, तो मेरे पास ये राइट बनता है कि मैं जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 महीने वाला, मैं उसको तोड़ सकती हूँ, क्योंकि कार मेरी है, चीज़ मेरी है, और सामने वाला उसको ढंग से नहीं रख रहा है। कंपेंसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज बाय द बेली, अगर बेली मेरी चीज़ का अनऑथराइज यूज़ कर रहा है, मेरी सहमति के बिना मेरा उसका यूज़ कर रहा है, तो मेरे पास ये हक बनता है, राइट बनता है कि मैं उसको कंपनसेशन लूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144, इफ द बेली यूज द गुड्स इन बेलमेंट इन मैनर विच आर कॉन्ट्रेरी टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ये नहीं लिखा था कि इस तरीके से यूज़ करना है इस गुड को, एंड नॉन ऑथराइज बाय बेलर, और बेलर ने अथॉरिटी भी नहीं दी थी उसको ऐसे यूज़ करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बेलर इज सब्जेक्टेड टू सम लॉस, उसकी वजह से बेलर को कुछ लॉस हो गया है। Bailor is entitled to damage from the bailey for the loss that has suffered by the unauthorized use of goods by the bailey. अब देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो सतीश लेट्स आउट ए हॉर्स टू सुरेश
ओनली फॉर द लेटर्स पर्सनल यूज, भाई सामने वाले के पर्सनल यूज के लिए उसने हॉर्स दे दिया. And Suresh give permission to another member of the family, Ramesh, to go for a ride. When Ramesh, who is very fat, tries to mount the horse, falls and injured, here Satish has the right to claim from the Suresh for the injury of his horse. देखो यहाँ पे सतीश ने सुरेश को ही दिया है सिर्फ हॉर्स अपना, ठीक है, यूज करने के लिए. लेकिन आगे सुरेश ने ना अपने किसी फैमिली मेंबर को दे दिया, भाई यूज़ कर ले भाई मैंने तो ले रखा, तू भी यूज़ कर ले इसको. और वो बहुत मोटा था, वो बैठ गया हॉर्स पे, हॉर्स गिर गया और इंजर हो गया. तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई उसने अनऑथराइज यूज़ किया है मेरे हॉर्स का, मैंने उसको यूज़ करने के लिए दिया था, उसने आगे किसी और को दे दिया. तो दैट मीन्स जो भी लॉस हुआ है वो कवर अप करेगा. कंपनसेशन व्हेन द बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद हिज ऑन गुड्स. देखो अगर बेली के पास मान लो मैंने मशीन दी है बेली को अपनी, ठीक है, और बेली के पास वैसे पुरानी मशीन पड़ी हुई है और वो क्या करता है मेरी गुड्स ले जाता है और अपनी ख़राब वाली चीज़ को मिक्स करके मतलब कि और मुझे दे देता है वापसी आके, तो मैं कंपेंसेट ले सकता हूँ क्योंकि उसने अपनी गुड्स के साथ मेरी गुड्स को मिक्स कर लिया. सपोज कीजिए मैंने अपनी फ्रेंड को अपने स्केचेस यूज़ करने के लिए, स्केच पेन होते हैं ना, स्केच पेन यूज़ करने के लिए दिए. स्टिक्स के थे स्केच पेन, उसके पास भी स्टिक्स के थे पहले, ठीक है, अब उसके ख़त्म हो चुके थे, उसने यूज़ करे ख़त्म कर चुके थे. मेरे बिल्कुल नए थे. उसने अगर वो कुछ एक मान लो उसके ब्लैक स्केच पेन, रेड स्केच पेन, पिंक स्केच पेन ख़त्म हो चुके थे, ठीक है, उसने मेरे स्केच पेन में से ब्लैक, रेड और पिंक स्केच पेन निकाल कर नए वाले अपने पास रख लिए, पुराने वाले मेरे में डाल दिए. तो मैं कंपेंसेट कर सकती हूँ उसको क्योंकि उसने क्या करे अपनी गुड्स के साथ मेरी गुड्स को मिला दिया, ठीक है. According to section 155, when the bailee mixes the goods bailed with his own goods, the right of the bailer in such a mixture of the goods in is to extent of goods kept under bailment. तो यहाँ पे right of the bailer है कि वो कंपेंसेशन ले सकता है. आगे देखो राइट्स ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट. देखो अगर मैंने ग्रेचुअस बेलमेंट करी है यानी कि मेरे फ्रेंड को बिना किसी रिवार्ड के, मतलब कि मान लो अपनी साइकिल यूज़ करने के लिए दे दी, भाई कोई पैसे पुस्से नहीं मांगे, उसके रिटर्न में ग्रेचुअस के फॉर्म में मैंने उसको अपनी गुड्स दे दी, तो बेलर के पास ये राइट है कि वापस रिटर्न भी करनी है उसको, मेरी वही वाई साइकिल टाइम पे वापस भी करते, ठीक है. राइट टू गेट द गुड्स बैक, वापस गुड्स लेने का राइट होता है कि जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है बेलमेंट का तो वापस ले लो गुड्स. राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड. देखो मैंने उसको अपनी कोई चीज़ दी सपोज और उस टाइम पीरियड 1 महीने के लिए कोई अपनी चीज़ दी, उस टाइम पीरियड में अगर मेरी चीज़ के अंदर कोई इंक्रीज़ हुआ या उसको कोई प्रॉफिट हुआ मेरी चीज़ से तो उसको वो वापस देना पड़े. जैसे कि मेरे पास एक गाय थी, क्या थी मेरे पास, गाय, मैंने 1 महीने के लिए अपने दोस्त को दे दी, ठीक है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर अंदर उस गाय ने क्या दे दिया, बछड़ा. तो जब मैं मेरी चीज़ में वापस लेऊंगा 1 महीने बाद उससे, तो जो उसके अंदर इंक्रीज हुआ यानी गाय का बछड़ा भी साथ में उसी में से आया ना, गाय से ही, तो जो इंक्रीज हुआ या जो भी कोई प्रॉफिट हुआ वो मेरे को सारा वो इकट्ठा वापस देगा उसके साथ में, ठीक है. आगे है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली. अब देखो बेली जिसके पास चीज़ जो यूज़ कर रहा है किसी और की चीज़, उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है. उसकी ड्यूटी बनती है सबसे पहले कि जिसकी गुड्स ली है आपकी उसकी टेक केयर, मतलब कि टेकिंग प्रॉपर केयर रखनी है आपको उसकी गुड्स की, ठीक है, संभाल के रखना है उसकी चीज़ क्योंकि वो किसी और की चीज़ है. नॉट डूइंग एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट. कोई ऐसा काम नहीं करना है जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट है, यानी अनऑथराइज यूज़ नहीं करना एक तरह से. जैसे एग्जाम्पल देखा है, ए गिव्स ए हॉर्स टू बी फॉर राइडिंग एंड बी यूज इट टू ड्राइव ए कैरेज. इनकंसिस्टेंट यूज़ कर रहा है वो. देखो उसने
अपना घोड़ा उसको चलाने के लिए दिया, राइड करने के लिए दिया है, लेकिन उसको वो भाई बोझा ढोने के लिए यूज़ कर रहा है, तो इनकंसिस्टेंट यूज़ कर रहा है बेलमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं करना आपको। नॉट मेकिंग अनऑथराइज यूज़, किसी की चीज़ का आपको गलत उपयोग नहीं करना, उसकी अथॉरिटी के बिना उसका यूज़ नहीं करना। जैसे कि वही एग्जांपल कर रहा था हमने, उसका एक हॉर्स ले गया, वो खुद के लिए लिया था उसने, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर में उसको दे दिया। कोई मोटा सा बंदा था जो उसको चलाया, तो वो हॉर्स गिर गया और इंजर हो गया। तो अनऑथराइज यूज़ नहीं करना किसी की चीज़ का, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। नॉट मिक्सिंग बेलर, बेलर के गुड्स को अपनी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करना। स्केचेस पेन है आपके ख़त्म हो गए, आपने उसके वाले स्केच पेन अपने वाले में मिक्स कर लिए, नहीं करना है आपको, ठीक है। रिटर्निंग द गुड्स बेल्ड, जो आपने गुड्स ली थी किसी की यूज़ करने के लिए, उसको वापस करो, रिटर्न करो। रिटर्निंग एनी एक्सप्रेशन, कोई भी प्रॉफिट या कोई बढ़ोतरी हुई है उसकी चीज़ के अंदर, जैसे गाय का बछड़ा हुआ तो बछड़ा भी साथ में आपको वापस देना है, ये भी आपकी ड्यूटी बनती है। नॉट सेटिंग अप एन एडवर्स टाइटल, उसकी चीज़ के जो वो उसने आपको गुड टाइटल में चीज़ दी थी, तो उसको एडवर्स टाइटल नहीं सेट करना है। सपोज करो आपने किसी की कार ली थी और उस कार से चोरी कर लिया, आपने उस कार का यूज़ किया चोरी करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए, तो क्या होगा, अगर मान लो आपने उस कार को यूज़ किया चोरी करने के लिए, तो सामने वाले के लिए तो जो उस कार का टाइटल एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि उस कार से चोरी हुई है। तो आपको वो नहीं करना कि उसके उसके लिए उसका टाइटल एडवर्स सेट नहीं करना, ठीक है। और आप उसकी जो गुड्स को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप ऑनर नहीं हो, आप उसकी गुड्स को गिरवी नहीं रख सकते क्योंकि आप ऑनर नहीं हो, ठीक है, ये एडवर्स टाइटल हो जाएगा। राइट्स ऑफ बेली, अब अधिकार क्या है बेली के। राइट टू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड, देखो अगर जो गुड्स आपने यूज़ करने के लिए ली थी, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट होता है तो आपको कंपनसेशन लेने का अधिकार है बेलर से। राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, कोई भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है, कोई मशीन आपने यूज़ करने के लिए, लेकिन वो मशीन थोड़ी सी ख़राब थी, तो बीच में सबसे पहले ठीक कराना पड़ेगा, तो ठीक कराने के लिए जो पैसे आएंगे, मेन एक्सपेंसेस होंगे, वो बेलर से लेंगे आप, ठीक है। राइट अगेंस्ट प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, अगर बेलर से आपने 1 महीने के लिए कोई चीज़ ली है और उसने बीच में 15 दिनों के अंदर ही वो बेलमेंट की चीज़ वापस ले ली, आपसे टर्मिनेट कर दिया बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास राइट है कि जो भी आपको लॉस हुआ उससे, वो लॉस आप कंपनसेट करोगे उससे। राइट टू कंपनसेट इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, अगर आपने जो गुड्स यूज़ कर रहे हो वो टाइटल, जो उस गुड्स का टाइटल डिफेक्टिव है, दैट मीन्स मान लो आपने किसी की कार हायर करी है यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो कार चोरी की है, तो बेलर यानी कि चोरी की कार यूज़ कर रहा है और वो बेली को दे दिए। अब तो बेली को अगर पकड़ा गया उस चोरी की कार से, तो अगर जो भी उस पर खर्चा लगा, छूटने का खर्चा, पुलिस को देने का खर्चा, जो भी खर्चा लगा, तो वो कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, मतलब कि जो बेलर है वो बेली को पे करेगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, देखो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो किसी भी एक जॉइंट ओनर को दे सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 द गुड्स हैव बीन बेल्ड बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, द बेली में डिलीवर दैम बैक टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वन जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। भाई सबकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। मान लो एक कार है, वो 5 बंदों यूज़ करते हैं, 5 बंदों की है, तो अगर एक की कंसेंट ले ली उसने, तो जरूरी नहीं है 5 ही कंसेंट लेनी जरूरी है, ठीक है। राइट टू इंटरप्लेड, राइट टू इंटरप्लेड देखिए, अंडर द प्रोविजन सेक्शन 166 and 67 if the title of the bailor to the goods is defective and the bailee is in good faith delivers them back to according to the direction of the bailor, the bailee is not responsible to the owner of the goods for such delivery. If a person other than the bailor claims the goods bailed, the bailee may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailor and decide the title of the goods. देखो इंटरप्लेड कैसे हो गया, देखो बेली ने तो गुड फेथ में उस चीज़ को यूज़ किया, ठीक है, लेकिन जो बाद में पता चला कि इस गुड्स का टाइटल डिफेक्टिव था, यानी
किसी और की गुड्स को वो यूज़ कर रहा था, मतलब चोरी की लगा लो, या फिर उसने किसी से ली थी और आगे आगे आपको बेल्ट में दे दी वो चीज़, तो अब वो कोर्ट इज द पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम्स द गुड्स। भाई अगर वो जिससे उसने चीज़ ली थी कोई और पर्सन उसको क्लेम कर रहा है, द बेली में अप्लाई टू द कोर्ट, कोर्ट के में अप्लाई कर देगा कि भाई ये डिलीवरी को स्टॉप कर दिया जाए बेलर, एंड टू डिसाइड टाइटल ऑफ, और फिर डिसाइड किया जाए किसकी गुड्स है ये। ठीक है, सपोज कीजिए ए ने, ए से मैंने कार ली थी, मैं बी हूँ, तो मेरे लिए तो मैं तो गुड फेथ में थी कि ए की कार है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये कार पे क्लेम कोई और कर रहा है, सी कर रहा है, कि सी कह रहा है मेरी कार है। ठीक है, तो अब जब रिटर्न करने की बात आएगी ना, जब वो गुड्स को, कार को रिटर्न करने की, तो मैं ना कोर्ट में, जो मैं बेली हूँ, मैं कोर्ट में ये डाल दूंगी, भाई देख लो ये किसका, कोर्ट खुद डिसाइड कर लेगा टाइटल ऑफ गुड्स किसका है, इसकी कार है या इसकी कार है। ठीक है, राइट ऑफ पर्टिकुलर लैंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170, where the legal charges of the bailee in respect of the goods bailed have not been paid, the bailee may retain the goods। अगर लीगल चार्जेस हैं कोई भी गुड्स के रिगार्डिंग जो बेल्ड हुई है, अगर पे नहीं करे हैं, द बेली में रिटेन द गुड्स, बेल रिटेन कर सकता है। The right of the bailee to retain the goods is known as particular lien. It is important to point out here that the bailee can only retain the goods, he cannot sell the goods. If, for example, A gives a diamond to be cut, and B cuts it as per the direction, B can retain the diamond till such time that he is paid for his labor, but he cannot sell the diamond. Particular lien कर सकता है वो। देखो जब तक मान लो उसको लीगल चार्जेस नहीं पे कर होंगे, जब मान लो सपोज कीजिए टेलर को आपने कपड़ा दिया सिलने के लिए, ठीक है, तो पर्टिकुलर लियान कर सकता है वो, जब तक आप देखो कपड़ा तो दिया है, आप सिल भी दिया उसने, लेकिन आप उसको चार्ज नहीं दिया आपने, उसको सिलने की सिलाई नहीं दिया आपने, उसके जो पैसे बनते हैं वो नहीं दिए आपने। मान लो 600 रुपये की सिलाई है तो आपने 600 रुपये नहीं दिए, तो उसके पास ये हक बनता है कि हाँ वो अभी आपकी गुड्स को बेच नहीं सकता, आपके सूट को किसी और को नहीं दे सकता भाई बेच दूँ मैं, नहीं, वो उसको पर्टिकुलर लियान रखेगा आपके पास, अपने पास रहेगा, अपने उस गुड्स को संभाल के, जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। ठीक है, राइट टू जनरल लियान, जनरल लियान क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 171 सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बेलीज हैव द राइट टू गुड्स और प्रॉपर्टी which is in possession until all their claims are satisfied, even if the claims are not with respect to the goods or property being held under bailment. General lien is available only to banks, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड ब्रोकर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो यहाँ जनरल लियन का वो क्या होता है कि आपने सपोज सिक्योरिटी के लिए आपने किसी के पास कोई चीज़ रखी है और लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो जब तक आप लोन नहीं रीपे करेंगे तो वो आपकी चीज़ को आराम से अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी वाली। राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, तो थर्ड person wrongfully deprive the bailee of the use or possession of the goods held under bailment, the bailee has the right to bring an action against the person. The bailer can bring a देखिए कोई थर्ड पर्सन उसको यूज़ करने के लिए और पोजेशन कहता है कि मेरे भाई मेरी है, तो जो बेलर है कैन ब्रिंग ए सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स बिल्ड, तो बेलर क्या कर सकता है उसके अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकता है। डैमेज रिसीव्ड फ्रॉम सच सूट आर शेयर्ड बाय, जो डैमेज है वो बेली और बेलर के दोनों के लिए, दोनों साथ में मिलके वहन करेंगे। ठीक है, आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे कंपनी एज बेली। तो देखो रेलवे कंपनी इन इंडिया द इंडियन रेलवे एक्ट 1890 कवर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवेज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 ऑफ दिस एक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेलवेज आर एनफोर्स्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 151 एंड 152 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द रेलवे इज प्रिज्यूम्ड टू बी बेली फॉर द गुड्स दैट आर
and trusted with it for transportation from one place to another. In other words, the railway company has the same responsibility as other baileys and is bound by law to take proper care of the goods given to the custody for transportation. According to section 152, if the railway company has taken care of the goods as it would be of its own goods, then it cannot be held responsible for any loss or damage of the goods. But if it has defaulted in deliver the goods at the proper time or within reasonable time, then the company is responsible for any deterioration, damage or देखो, इंडियन रेलवे भी बेली के रूप में काम करती है, क्योंकि वो किसी का सामान इधर से उधर लेके आती है, वो सामान की जैसे और बेली करते हैं कि प्रॉपर टेकिंग केयर करती है सामान की अच्छे से, तो वो भी दूसरे बेली की तरह ही होती है। लेकिन अगर ये टाइम पर सामान नहीं पहुंचाती है और सही जगह पर और सही टाइम पर सामान नहीं पहुंचाती है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, रेलवे कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी कि जो भी लॉस होगा गुड्स टाइम पे ना पहुंचाने का, तो उसको लॉस कवर अप करेगी। अब लाइबिलिटी ऑफ इन कीपर एंड होटल कीपर, इन कीपर होती है जो धर्मशाला टाइप से होती है, वो उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, और जो होटल्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है। तो व्हेन ए ट्रैवलर स्टे इन अ होटल और एन इन, द कीपर्स, अगर कोई एक ट्रैवलर स्टे करता है एक होटल के अंदर या फिर किसी इन के अंदर, द कीपर्स ऑफ द होटल्स और द इन आर लाइक बेलीज फॉर द, जो कीपर्स ऑफ द होटल होंगे और इन वो तो बेलीज होंगे फॉर द बैगेज ऑफ द ट्रैवलर, क्योंकि देखो जो बैगेज है, मान लो मैंने जाकर किसी होटल में स्टे किया और मैं वहाँ से घूमने चला गया, तो जो उसको मेरे बैग उसके रूम में पड़े हुए हैं, तो वो मेरे बैग का ध्यान रखेगा, वो बेली है मेरे बैग का, मैं ऑनर हूँ उस बैग का, तो मैं बेलर हो गई। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 151 and 152 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू दिनशा मुल्ला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन कीपर इज द सेम एज दैट ऑफ द बेली अंडर इंडियन लॉ। द होटल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज टू द बैगेज ऑफ द गेस्ट। अगर मान लो बैग में कोई नुकसान हो गया, कोई चोरी हो गई, तो होटल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए। बट इफ़ द डैमेज और लॉस इज रिजल्ट ऑफ फॉर द नेग्लिजेंस केयरलेसनेस ऑफ गेस्ट, लेकिन अगर गेस्ट की इग्नोरेंस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से और केयरलेसनेस की वजह से ये चीज़ हुई है, मान लो वो रूम को खुला छोड़ गया, मतलब कि ताला नहीं लगाया गया, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। और बाय और एक्ट ऑफ गॉड द होटल मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक्ट ऑफ गॉड मतलब कि आग लग गई या समथिंग, तो फिर होटल जो है वो लॉस का, डैमेज का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कब टूट जाता है। डूइंग एन एक्ट इनकंसिस्टेंट विद टर्म्स ऑफ बेलमेंट, कोई ऐसा काम करना जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट है। सपोज कीजिए जैसे उसने हॉर्स उसका लिया राइड करने के लिए, यूज़ उसको कैरेज करने के लिए किया, मतलब कि बोझ उठाने के लिए हॉर्स यूज़ करने लगा, तो फिर वो क्या होगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। द डिज़ायर ऑफ द बेलर इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट, अगर ग्रेचुअस पेमेंट की थी, कोई पैसे नहीं लिए, उसको बाईसाइकिल मैंने यूज़ करने के लिए दी, तो मैं कभी भी मांग सकती हूँ वापस उससे। ठीक है, मेरी मन है आज बाईसाइकिल चलाने का अपनी, तो मैं उससे वापस मांग सकती हूँ, मेरी डिज़ायर है। ठीक है। और एक्सपायर पीरियड खत्म हो गया, 1 महीने के लिए दिया था, 1 महीने बाद मैं वापस ले लूँगी उससे। ठीक है, तो क्या होगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ऑन अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो चीज़ दी गई थी, वो अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। डेथ ऑफ द बेलर और बेली इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट, ग्रेचुअस बेलमेंट के केस में अगर बेलर या बेली की डेथ हो जाती है, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स होते हैं, मान लो रास्ते में चलते चलते मुझे कोई किसी की सपोज करो घड़ी मिल गई रास्ते में पड़ी हुई, तो एक तरह से वो भी मेरा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घड़ी किसी और की, ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑनर ऑफ द जो वॉच है कोई और है। ठीक है, और अभी वो मेरे पास है, यानी पोजेशन मेरे पास हो गई। ठीक है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस पर्सन को ढूंढ कर जो इसका ऑनर है उसको वापस दूं, और जब तक वो मेरे को ऑनर ना मिले तब तक मैं उस घड़ी की देखभाल अच्छे से करूं, ख़राब ना करूं, उस घड़ी को प्रॉपर टेक केयर करूं। तो एक तरह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया बेलमेंट का, कि भाई हमने कोई रियल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, वो तो मुझे रास्ते में मिल गई, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया बेलर और बेली का। मैं बेली हो गई, जो ऑनर जो इसका ऑनर है वो बेलर हो गया, और हम दोनों के बीच में जब तक मैं उसको वापस ना करूं वो क्या होगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। अब राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स, अधिकार क्या होंगे। जब मेरे को कोई घड़ी मिली है तो मेरे पास क्या अधिकार होंगे, राइट्स ऑफ लियान ऑफ द गुड्स, मैं उस गुड्स को अपने पास रख सकती हूँ। ठीक है, जब तक मैं उसको फाइंडर ऑफ द गुड्स को
ना ढूंढ लूँ। अंडर सेक्शन 168 फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज़ द राइट टू क्लेम ऑल सच एक्सपेंसेस that he has incurred on maintenance and security of the goods and trying to find the owner of the such good। देखो मेरे को मान लो घड़ी ढूंढने के लिए, जो घड़ी का ओनर ढूंढने के लिए जो पैसा लगा, ठीक है, उस घड़ी को मेंटेन करने के लिए, संभाल के रखने में जो पैसा कुछ लगा, तो मैं उसको वो उससे चीज़ वो ले सकती हूँ। लेकिन मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं उसको स्यू करूँ कि भाई जो मेरे पास इतने पैसे लगे थे तेरे इस चीज़ को रखने के लिए। राइट टू स्यू फॉर रिवार्ड, रिवार्ड के लिए मैं स्यू कर सकती हूँ। सेक्शन 168 आल्सो लेज डाउन द रूल दैट द फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू एनी रिवार्ड विच द ओनर ऑफ द गुड्स हैज़ ऑफर्ड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। देखो रिवार्ड के लिए एंटाइटल है ये कि भाई जिसकी घड़ी मेरे को मिली है वो जब मैं उसको लौटा दूंगी तो मुझे कुछ उसके लिए रिवार्ड दे। द फाइंडर कैन फाइल ए सूट टू क्लेम सच रिवार्ड एंड मे आल्सो रिटेन द गुड्स अंटिल ही रिसीव द रिवार्ड। इसमें मैं ना उसके ऊपर केस डाल सकती हूँ जब तक वो मुझे रिवार्ड नहीं देगा। बट टू डू सो इट इज एसेंशियल दैट ही शुड हैव फाउंड सच गुड्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिवार्ड। लेकिन ये होगा कि भाई मान लो सपोज करो जो ओनर था उसने अपनी एक रिवार्ड की वो एडवर्टीजमेंट निकाली हुई थी कि भाई जिसको ये घड़ी मिलेगी उसको 100 रुपये दूंगा मैं। तो अब मैं उसके ऊपर जब उसने एडवर्टीजमेंट निकाली उसके बाद मुझे वो घड़ी मिली तो मैं उससे रिवार्ड के लिए उसको स्यू कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है। राइट फॉर सेल ऑफ द गुड्स, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 इफ द आफ्टर रीजनेबल एफर्ट्स एंड डिलिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द फाइंडर ही कैन नॉट फाइंड द ओनर। देखो अगर बहुत खोजने पर देखभाल खोजने पर वो ढूंढने पर अगर अपने को फाइंडर नहीं मिला है, मतलब ओनर नहीं मिला है, तो हमारे पास राइट है कि मैं उस गुड्स को सेल कर सकता हूँ। ठीक है। आगे ड्यूटीज ऑफ फाइंडर, फाइंडर की ड्यूटी क्या बनती है? पहले सबसे पहले उस जो चीज़ है उसकी टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द गुड्स, मतलब बहुत अच्छे ध्यान से रखे उस संभाल के। फाइंड ओनर, उसको उसके ओनर को ढूंढे। रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर, और जो गुड्स है उसकी रिटर्न ओनर को वापस लौटाए, यही है लियान। देखो लियान का मतलब होता है चीज़ को अपने पास रख लेना। लियान मीन्स द राइट ऑफ वन मैन टू रिटेन and which is in his possession belonging to another until some debt or claim or the person in possession are satisfied। देखो लियान का मतलब होता है जब तक सामने वाले की आपसे जो भी बिलोंगिंग है, मतलब सपोज आपने किसी की चीज़ अपने पास रखी हुई, पोजेशन आपके पास है और आपने सामने वाले से कोई डेट लेना है। मान लो सामने वाले ने मेरे से लोन ले रखा है और मैंने उसकी चीज़ अपने पास रखी हुई है, तो मैं अपने पास रखूंगी जब तक वो मेरा लोन नहीं चुका देगा। तो ये होता है लियान का मतलब, तो अपने पास रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लियान क्या है? पोजेशन इज एसेंशियल फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लियान। पोजेशन बहुत जरूरी होती है, मतलब अपने पास चीज़ आनी जरूरी होती है। विदाउट पोजेशन, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो लियान हो ही नहीं सकता। जब चीज़ है ही नहीं तो अपने पास रखोगे क्या? द राइट ऑफ लियान अराइजेस फ्रॉम स्टैच्यूट और लॉ, नॉट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। जो राइट ऑफ लियान अराइजेस, देखो आप अपने पास किसी की चीज़ तभी तक रख सकते हो जब आपके पास लॉ के अकॉर्डिंग रख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। लॉ यही बोलता है कि अगर आपने किसी का डेट नहीं चुकाया तो वो आपकी चीज़ रखेगा। ठीक है। द पोजेशन मस्ट बी राइटफुल एंड नॉट ऑब्टेन बाय फोर्स, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो जो आपने किसी की चीज़ पोजेशन में ली, अपने पास रखी है, वो उसकी राइटफुल होनी चाहिए। किसी से फोर्सली आपने चुराई तो नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन से तो नहीं ली है, फ्रॉड करके तो नहीं सामने किसी की चीज़ ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। द राइट ऑफ लियान इज द राइट टू पॉजेस समथिंग नॉट टू सेल। राइट ऑफ लियान का मतलब किसी चीज़ को अपने पास रखना सिर्फ ये है कि आपने उस चीज को रख सकते हो अपने पास, यही राइट है आपके पास, सेल नहीं कर सकते उसको। ठीक है। द पर्सन होल्डिंग द राइट ऑफ लियान इज नॉट द एक्चुअल ओनर। जो अपने पास किसी की चीज रख रहा है वो ओनर नहीं है उसका, ही इज समबडी अदर देन द ओनर। ओनर से अलग कोई पर्सन है। द राइट ऑफ लियान इज नॉट ट्रांसफरेबल टू थर्ड पार्टी। लियान को आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने मान लो आपसे किसी ने कोई लोन ले रखा है, आपने उस लोन को कवर अप ना करने के लिए उसकी कोई सिक्योरिटी अपने पास रख रखी है। मान लो आपने उसकी
उसकी कार रख रखी है अपने पास, तो कार अपने पास रखोगे, किसी और थर्ड पार्टी को यूज करने के लिए नहीं दोगे आप, ठीक है। द लैंड टर्मिनेट व्हेन द बेलीज डिमांड्स आर मेट। लैंड जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है जब वो डिमांड कंप्लीट हो जाती है, मतलब बेली की डिमांड कंप्लीट हो जाती है। सपोज कीजिए किसी ने जो मेरा लोन था वो चुका दिया, लोन चुका दिया, तो वो लैंड खत्म हो जाएगी, तो मैं उसकी चीज को वापस दे दूंगी। व्हेन द पोजेशन टर्मिनेट द लियान आल्सो टर्मिनेट। अगर पोजीशन खत्म हो जाती है ना, सपोज करो वो चीज़ मेरे पास थी और उसने वो गलती से उसने वापस उठा ली वहां से, तो लियान भी अपने आप वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब लियान कितने टाइप का होता है? पर्टिकुलर लियान होता है, जनरल लियान होता है। पर्टिकुलर लियान होता है, पर्टिकुलर लियान इज वन विच इज अवेलेबल टू द बेली ओनली अगेंस्ट दोज गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैज रेंडर्ड अ सर्विस इन्वॉल्विंग लेबर एंड स्किल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। देखो पर्टिकुलर लियान क्या होता है, मैंने टेलर को अपना कपड़ा दिया सूट सिलने के लिए, उसने जब तक मैं उसको उसकी सिलाई नहीं दूंगी तब तक वो अपने पास उस सूट को सिल के रखा रहेगा। जब तक उसकी सिलाई उसके पास नहीं पहुंचेगी तब तक वो अपने पास उस सूट को रखेगा, वो नहीं मुझे नहीं देगा, तो इसे बोलते हैं पर्टिकुलर लियान। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ द फॉलोइंग पर्सन आर द होल्डर ऑफ पर्टिकुलर लियान। कौन कौन से होल्डर होते हैं पर्टिकुलर लियान के? फाइंडर ऑफ गुड्स, बेलीज, पॉनीज, एजेंट्स और अनपेड सेलर। अनपेड सेलर जिनको अपने पे नहीं किया है, ठीक है। जनरल लियान होती है, जनरल लियान implies the right to retain an item which is in possession of the holder till the general balance of the account of the holder is settled। जब तक जनरल बैलेंस अकाउंट सेटल नहीं होता, सपोज कि मैंने किसी ने मुझसे उधार ले रखी है और मैंने सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज़ रख रखी, जब तक वो मेरी प्रॉपर बैलेंस क्लियर नहीं कर देगा मेरे लोन का, तब तक मैं उसको चीज़ प्रोवाइड नहीं करूँगी। वहाँ तो क्या था, अपनी चीज़ को एज ए लेबर देना, जब तक हम लेबर नहीं देंगे उसका, वो हमारी चीज़, जैसे मैंने डायमंड कट करने के लिए दिया बी को, बी जब तक वापस नहीं करेगा तब तक मैंने उसको जो डायमंड कट करने की लेबर नहीं दूंगी, ठीक है। वो था पर्टिकुलर लियान। और जनरल लियान ये था कि भाई जब तक मैं प्रॉपर अकाउंट फुलफिल कंप्लीट नहीं कर दूंगी, अकाउंट बैलेंस से कंप्लीट नहीं कर दूंगी, तब तक वो मेरी चीज़ अपने पास रखेगा और तब तक मेरे को वो नहीं देगा। और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड बाय लॉ टू जनरल लियान के लिए बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट्स, इंश्योरेंस ब्रोकर और अदर्स हु गिव सच राइट्स बाय रिटन कॉन्ट्रैक्ट। द अबव मेंशन्ड पर्सन एंड सम अदर्स कैन अवेल ऑफ जनरल लियान। जनरल लियान कर सकते हैं। अब देखो पर्टिकुलर लियान और जनरल लियान के बीच में क्या डिफरेंस है। पर्टिकुलर लियान देखो किस लिए होता है, सिर्फ स्किल्स और लेबर के लिए होता है। इन इट ओनली ऑपरेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑन विच स्किल्स एंड लेबर्स हैव बीन एक्सपेंडेड एंड कैन बी यूज टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ सच स्किल एंड लेबर। स्किल एंड लेबर के जो पैसे बनते हैं, जब तक आप नहीं देंगे उसको, तब तक वो हमारी चीज़ को वापस नहीं देगा। और जनरल लियान में क्या है, इट इज़ द राइट टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट लॉफुली ड्यू प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द सच पर्सन। यानी एक तरह से जो हमने गिरवी चीज़ रखी थी, हमारा डेट क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक वो हमारे को वो अपनी चीज़ वापस नहीं देगा, उसको वो अपने पास रखेगा। ऑपरेशन, इट इज़ द राइट टू रिटेन द गुड्स ओनली द चार्ज द लेबर और एक्सपेंसेस स्किल के जो भी पैसे जब तक हम पे नहीं करेंगे तब तक वो राइट है कि वो रिटेन रखेगा। इट इज़ द राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी फॉर ए जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट जब इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने को चीज़ वापस नहीं देगा। एंटाइटलमेंट कैन बी क्लेम्ड बाय ऑल बेलीज सच एज, देखो ये ऑल बेलीज के जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स, बेलीज यानी कि जो पर्सन इसके अंदर आते हैं, बेलीज अनपेड सेलर, पानी और एजेंट्स आते हैं इसके अंदर, बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स हु केयर फॉर और ऑन अ स्ट्रक्चर अलोंग द शोर फॉर लोडिंग और अनलोडिंग वेसल्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट्स और इंश्योरेंस ब्रोकर इसके अंदर आ जाते हैं। एंटाइटलमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर लियान वही होगा, बस सपोज करो मैंने टेलर को अपना सूट स्टिच करने के लिए दिया, बेलर मैं वो जो कि सूट ऑनर मैं हूँ और बेली टेलर होगा क्योंकि वो उस पर अपने स्किल और लेबर लगा रहा है और सूट स्टिच कर रहा है। तो अगर मैंने उसको उसका मेहनताना नहीं दिया, उसको जो मानो सिलाई 600 रुपये, मैंने उसको 600 रुपये नहीं दिया, तब तक उसके पास ये राइट है कि वो मेरी चीज़ का, मेरे कपड़े का, मेरे सूट का पर्टिकुलर लियान करेगा जब तक मैं उसको उसके पैसे नहीं दे दूंगी। तो देखो फ्रॉम द डिस्कशन क्लियर दैट बेली हैज अ पर्टिकुलर नॉट अ जनरल लियान और गुड्स कैप्ट इन बेलमेंट इन दिस रिगार्ड प्रोविजन सेक्शन 170 आर इंपॉर्टेंट। देखो क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द राइट टू पर्टिकुलर लियान इज ऑपरेटिव इन फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन द बेली हैज परफॉर्म्ड अ सर्विस परफॉर्म करी है, स्किल और लेबर लगाई है और उसने उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो कैन नॉट रिटेन द गुड्स विदाउट हैविंग डन सच एक्ट। देखो मैंने उसने सूट उसको सिलने को दिया, ठीक है, और उसने अगर वो सूट नहीं सिला,
ऐसे कैसे रखा हुआ है, तो ना मैं उसको पैसे दूंगी और पैसे मेरे पास राइट है कि मैं सूट वापस लेके आ सकती हूँ, ठीक है। वो अब उस टाइम पे मेरा सूट नहीं रह सकता। व्हेन द सर्विस और एक्ट हैज़ बीन परफॉर्म्ड एट द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, अगर सर्विस परफॉर्म कर दी है तो भाई मैं उससे वो मेरे से पैसे ले सकता है और मतलब अपनी मेरी जनरल लियान कर सकता है। when the service or act is with respect to the goods under bailment, भाई वो उसके goods जो bailment के अंदर है वो उसको कर दिया है। when there is no agreement to the contrary, agreement नहीं है इसके रिगार्डिंग। आगे देखो, ये हमने पहले हमने पढ़ा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, अब हम पढ़ेंगे प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे प्लेज कॉन्ट्रैक्ट। प्लेज क्या होता है? प्लेज होता है, प्लेज को अगर हिंदी में बोले तो हम गिरवी रखना होता है। गिरवी कब रखते हैं हम कोई चीज़? जब हम किसी सामने वाले से कोई डेट लेते हैं तो अपने सिक्योरिटी के पर्पज से कोई अपनी चीज़ के पास रखते हैं, उसको बोलते हैं गिरवी रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। देखो, गुड्स को बेलमेंट के लिए देना, यानी ऑनर तो हम ही रहेंगे, सामने वाले को बस अपनी गुड्स प्रोवाइड करेंगे एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए या फिर पेमेंट ऑफ डेट क्लियर करने के लिए अपनी चीज़ को कोई बेलमेंट के रूप में सामने वाले को देना प्लेज कहलाता है। द बेलमेंट इज इन द केस कार्डा, इसमें जो बेलर होगा वो कहलाएगा पानर, यानी जो ऑनर ऑफ द गुड्स होगा वो होगा पानर और प्लेजर, एंड द बेली इज कार्डा, पानी और प्लेजी। ठीक है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट तो बेलमेंट का ही हो रहा है, अपनी चीज़ उस सामने वाले को दे रहा है, बस यूज़ कर लिए दे रहा है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो बेलर था वो यहाँ पर पानी और प्लेजर होगा, पानर और प्लेजर होगा, और जो बेली होगा वो पानी एंड प्लेजी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सुरेश डिलीवर हिज ज्वेलरी टू रमेश एज सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ 50,000, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सुरेश इज द पानर एंड द रमेश इज द पानी। ठीक है, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड प्लेज, एक वैलिड प्लेज के लिए एसेंशियल्स क्या क्या होंगी? प्लेज इज ओनली ऑफ मूवेबल। देखो ये ध्यान रखना कि जो एक होता है प्लेज, गिरवी रखना प्लेज भी होता है, और एक मॉर्टगेज भी गिरवी रखना होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्लेज जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना होता है, और मॉर्टगेज होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो क्या होता है गिरवी रखना होता है। देखो मान लो मैंने अपना सोना गिरवी रखा, गोल्ड क्या है? मूवेबल है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं हम गिरवी रखने के लिए, तो वो हो गया प्लेज के अंदर आ जाएगा। प्लेज के अकॉर्डिंग हमने गिरवी रखा है वो। ठीक है, और अगर हमने अपनी बिल्डिंग, अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान अगर वो गिरवी रखी है तो वो कहलाएगा मॉर्टगेज। ठीक है, अब देखिए गोल्ड क्या है? मूवेबल है, एक स्थान से, मतलब कि मान लो सपोज करो ए ने बी को अपना गोल्ड प्लेज के रूप में रखा है, तो ए का गोल्ड बी के पास जाएगा ना। लेकिन बिल्डिंग अगर मॉर्टगेज रखी है तो बिल्डिंग क्या होगी? बिल्डिंग थोड़ी उठा के वो अपने घर में ले जाएगा, नहीं, बिल्डिंग के कागज रखेगा ना, तो बिल्डिंग के कागज यहाँ पे जाएंगे, जो उसके बिल्डिंग के जो रजिस्ट्री वगैरह होगी वो अपने पास रखेंगे, तो बिल्डिंग नहीं जाएगी। तो इसलिए याद रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए गिरवी रखना है तो वो प्लेज कहलाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यानी कि बिल्डिंग वगैरह जो मूव नहीं कर सकती उसके लिए अगर गिरवी रखने के लिए यूज़ करते हैं तो हम मॉर्टगेज वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, प्लेज जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, सोना वगैरह, कोई हमारी कार है, कोई चीज़ है जो वैल्यूएबल है वो। प्लेज इन्वॉल्व्स जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स। प्लेज जो है, प्लेज के अंदर जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट होती है। देखो अब हम यूज़ करने के लिए उसको अपनी चीज़ नहीं दे रहे हैं, पोजेशन जो दे रहे हैं अपना जुडिशियल वे में दे रहे हैं कि भाई हम जब तक हम अपना डेट क्लियर नहीं करते तब तक तो मेरा चीज़ संभाल के रख। ओनली अ पर्सन हु इज़ अ लॉफुल ऑनर ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी कैन प्लेज सच प्रॉपर्टी। जो लॉफुल ऑनर है उस गुड्स का वही सिर्फ अपने गुड्स को प्लेज कर सकता है। मेयर पोजेशन ऑफ गुड्स डज नॉट गिव द पोजेसर अ राइट टू प्लेज सच गुड्स। सिर्फ पोजेशन ऑफ गुड्स सामने वाले पोजेसर को ये राइट नहीं देता कि वो अपने गुड्स को प्लेजर कर सकते। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय हु इज पोजेशन ऑफ सम गुड्स ऑफ द एम्प्लॉयर कैन नॉट प्लेज द गुड्स ही पोजेस। सपोज करो मैंने किसी की गुड्स प्लेज में रखी हुई है, वो आगे मैं किसी और को प्लेज के रूप में नहीं दे सकती। सपोज कीजिए एक एम्प्लॉयर है, उसको एक लैपटॉप मिला हुआ है अपनी कंपनी से, वो लैपटॉप आगे किसी को गिरवी नहीं रख सकता क्योंकि वो किसी और का गुड्स है। ठीक है,
प्लेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, प्लेज के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन तो होएगी, अपनी गुड्स की मेरा सोना है किसी और के पास तो जाएगा ही, ठीक है, ट्रांसफर पोजीशन तो होएगी। प्लेज कैन ओनली बी ऑफ सेलेबल कमोडिटी, प्लेज मतलब कि आप गिरवी उसी सामान को रख सकते हो जिसकी जो सेलेबल वैल्यू हो, जिसकी मतलब कि जिसकी वैल्यू सेल करके निकले, मतलब सपोज करो गोल्ड हो गया, कार हो गया, इसको सेल करके पैसे मिल जाए। प्लेज इन्वॉल्व्स रिटर्न ऑफ गुड्स, प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी हमारे को रिटर्न ऑफ गुड्स का ऑप्शन, मतलब कि रिटर्न ऑफ गुड्स होती है। जब हम उसकी का डेट क्लियर कर देंगे तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो हमारी जो गुड्स है जो गिरवी रखी थी वो वापस दे दे। राइट्स ऑफ पानर और प्लेजर, पानर और प्लेजर कौन होता है, जिसकी गुड्स होती है, जो ओनर ऑफ द गुड्स होता है, और जो अगर वो डेट लेता है तो कर्ज लेता है तो अपनी चीज को क्या रखता है, गिरवी रखता है, तो उसकी राइट्स क्या क्या है। राइट टू गेट बैक द गुड्स, अपनी गुड्स को वापस लेना जब वो डेट क्लियर कर देगा। राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट, अगर सपोज करो मैंने अपनी गायें दी एज अ गिरवी रखने के लिए सामने वाले पर्सन को, जब तक मैंने लोन नहीं चुकाया, मैंने लोन चुकाने के बाद जब गाय वापस ली तो मैंने देखा कि उसने बछड़ा दिया था, तो मेरे पास ये राइट है कि उस बछड़े को भी वापस लेना है मेरे को। राइट टू कंपेंसेशन, कोई भी अगर मान लो चीज़ मैंने गिरवी रखी और उसमें कुछ खराबी कर दी, जिसने रखा पानी ने, तो खराबी करने पे जो भी कंपनसेशन आएगा वो सामने वाला पे करेगा। राइट टू गेट प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल, अगर देखो सामने वाले ने मेरी चीज़ सेल कर दी तो सेल के ऊपर जो भी प्रॉफिट आया वो मेरा हकदार होंगी मैं उसका, ठीक है। डिफॉल्टिंग पार्टनर्स राइट, पार्टनर्स के राइट में डिफॉल्ट करना, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 इफ देयर इज अ टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर द प्रीपेमेंट ऑफ अ लोन और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड द पार्टनर makes a default in doing that, then he has the right later before the goods are actually sold to get the goods released on the payment of the amount of the loan plus the expenses incurred by the party because of such default। देखो अगर मान लो ए ने बी से लोन लिया था और उसने अपनी बी को अपनी गोल्ड की चीज़ रखी हुई थी उसके पास सिक्योरिटी के रूप में, तो लेकिन वो लोन देना था 5 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर उसने लोन नहीं चुकाया तो अब डिफ़ॉल्ट कर दिया उसने उस राइट को। अब सामने वाले के पास ये राइट है कि उसकी गोल्ड की चीज़ को बेच दे, लेकिन अभी अभी उसके पास ये राइट बच जाता है, जो पानर है जिसकी वो चीज़ है, कि वो अपनी चीज़ को छुड़ा सकता है पैसे देकर, भाई जितना भी उसका डेट था वो क्लियर करे, ठीक है। प्लस में जो उसने डिफ़ॉल्ट करा 5 महीने के अंदर जो नहीं देना था, 5 महीने के अंदर 6 महीने हो गए, 1 महीने के बीच में जो भी उसको इंटरेस्ट वगैरह बना, जो डिफ़ॉल्ट होने की वजह से जो भी उसको नुकसान हुआ वो भी पे करना पड़ेगा। मतलब डेट तो क्लियर करो प्लस में 1 महीने का नुकसान भी क्लियर करो, फिर उसके बाद अपना गोल्ड छुड़वा सकते हो। अब पार्टनर और प्लेजर की ड्यूटीज़ क्या क्या है। पार्टनर जो ओनर ऑफ द गुड्स हैं, टू पे द डेप्ट, कि भाई सबसे पहले ड्यूटी तो ये बनती है कि अपना डेट क्लियर करे, ठीक है, अपना कर्जा चुकाए। टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट, अगर कोई गुड्स जो उसने अपनी गिरवी रखी हुई है उसके अंदर कोई अगर डिफेक्ट है तो बताए। टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी अगर उस गुड्स को रखने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे तो वो सारे एक्सपेंसेस पे करे। ड्यूटी आफ्टर सेल, कोई सेल के बाद जो ड्यूटी बढ़ती है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द लोन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टनर इफ द गुड्स अंडर द प्लेज आर सोल्ड एंड द सेल प्रोसीड्स आर लेस देन द अमाउंट ऑफ द लोन प्लस इंटरेस्ट पेबल, द पार्टनर इज बाउंड बाय द लॉ टू पे सच। देखो मान लो उसने अपने डेट लिया था, उसने 1 लाख का, उसकी जो गोल्ड की वैल्यू थी 80,000 रुपये की, और उसने अपना डेट क्लियर नहीं किया तो उसकी ड्यूटी बनती है सेल करने के बाद, भाई उसने गोल्ड सेल किया 80,000 रुपये मिले तो 20,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा बने वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको पे करे, ठीक है। अब पानी और प्लेजी, यानी कि जिसके पास वो गुड्स है और जिसने डेट दिया हुआ है, सामने वाले को कर्ज दिया हुआ है, तो उसके क्या राइट्स बनते हैं। उसका राइट बनता है राइट ऑफ रिटेन ऑफ गुड, रिटेन ऑफ गुड की भाई जब तक वो भाई अगर वो सामने वाला बंदा अपना डेट क्लियर नहीं करता तो इसके पास राइट है कि वो रिटेन कर ले उस गुड्स को। राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस, when the pani lends money to the same partner after the date of the pledge, it is presumed the right of the retainer over the pledged goods extend to subsequent advances also। देखो अगर जो पानी है यानी जिसने पहले ही जो है मनी लैंड कर रखी थी, डेट दे रखा था, लेकिन प्लेज के बाद भी उसने कोई और मनी लैंड करी है सामने वाले को, तो वो मनी भी उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है।
राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, उसने कोई चीज़ रख रखी है उसकी अपने पास, और उस चीज़ को रखने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं कोई भी, तो वो भी जो सारे गुड्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे वो सामने वाले से लेगा। राइट्स इन केस ऑफ द पानर मेक्स डिफॉल्ट, अगर सामने वाला यानी पानर जिसकी वो गुड्स इसने अपने पास रख रखी है गिरवी, उस जिसकी गुड्स है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है अपने डेट को क्लियर करने में, तो उसके पास राइट बनता है, पानी के पास राइट बनता है कि वो उसकी गुड्स को सेल कर सकता है। ठीक है। राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर इन केस द पानर टाइटल इज डिफेक्टिव, अगर पानर का टाइटल डिफेक्टिव है तो उसके जो रियल ओनर है, मतलब डिफेक्टिव टाइटल मतलब कि उसकी गुड्स नहीं है, किसी और की गुड्स उसने आगे गिरवी रख दी है, तो उस पर्सन के लिए क्या उसका राइट बनता है। इफ़ द पानर हैज़ ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड बाय हिम अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएरेजन एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिजाइंड at time of the pledge, the pani acquire a good title to the goods provided he acts in good faith and he is not aware of the paner's defect। तो पानी को उस चीज़ के बारे में कोई मतलब बीच में उसको झमेले में नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि पानर तो जो पानी था वो तो गुड फेथ में था, उसको नहीं पता था कि पानर्स का जो 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 टाइटल है डिफेक्टिव है। पानी की ड्यूटी क्या बनती है, टू टेक रीजनल केयर रखे, मतलब गुड्स को बहुत ध्यान से रखे, नॉट टू मेक प्रॉपर इम्प्रॉपर यूज़ ना करे उस किसी की गुड्स का, अपनी गुड्स के साथ दूसरे गुड्स ना मिक्स करे, टू रिटर्न द गुड्स प्लेज आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस यानी कि सामने वाला अगर डेप्ट क्लियर कर देगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये गुड्स को वापस दे। ठीक है। हु मे प्लेज, अब प्लेज कौन कर सकता है, प्लेज ऑफ गुड्स बाय मर्चेंटल एजेंट, मर्चेंटल एजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 178 इफ मर्चेंट एजेंट इज इन possession of goods or document of title to goods with the consent of the owner, he may pledge such goods in ordinary course of his business provided he is acting under the express authorization of the goods of to make such pledge and pledge is in interest of the owner। It is important to note here that only a commission agent can make a valid pledge or on behalf of the owner, जो सिर्फ कमीशन एजेंट हो सकता है वही एक वैलिड प्लेज कर सकता है ओनर के बिहाफ पे। any other person who is not an agent and is in possession of another person good or is a broker cannot make a valid pledge। देखो कोई हमारा कमीशन एजेंट है, वो मेरी चीज़ को यूज़ करे, कमीशन कमा रहा है, वही उसका वैलिड यूज़ कर सकता है, उसको रख सकता है। सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ द गुड्स एक्ट रिफाइन अ मर्चेंट एजेंट एज एन एजेंट हैविंग इन कस्टडी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर पर्पज ऑफ सेल और टू बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। भाई हमारी गुड्स से कोई सिक्योर जो पैसे कमा सकता है वो सिर्फ मर्चेंटाइल एजेंट कमा सकता है। ठीक है, मतलब कि ये प्लेज कर सकते हैं हमारी गुड्स को। प्लेज वेयर पानर हैज लिमिटेड इंटरेस्ट गुड्स इन गुड्स, प्लेज वहाँ पर जहाँ पर पानर का अपनी लिमिटेड इंटरेस्ट है गुड्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 वेयर ए पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज़ ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, एक पर्सन अपने गुड्स को प्लेज करता है इसमें लिमिटेड इंटरेस्ट है, द प्लेज इज़ वैलिड टू द एक्सटेंट टू द लिमिट ऑफ दैट इंटरेस्ट। मान लो ए ने अपने गुड्स को प्लेज किया और उसका इंटरेस्ट उस गुड्स मतलब उसकी जो वैल्यू थी उसकी इंटरेस्ट था उसमें जितनी सीमा का उसका इंटरेस्ट होगा उतने तक उसको प्लेज माना जाएगा। ए फाइंड्स ए वॉच बिलोंगिंग टू बी ऑन द रोड साइड, ए स्पेंड ₹30 ऑन द रिपेयर ऑफ द प्लेज फॉर प्लेज इट फॉर सो in this case A's pledge will be valid only to the extent of 30 and B can claim his watch by paying 30 to A। तो देखो जब प्लेज वेयर पानर हैज़ लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स, देखो अगर किसी ने मान लो हमारी गुड्स को ढूंढ ली तो और उसके ऊपर 30 रुपये लगाए तो जो 30 रुपये दे के ही वो सामने वाला मेरी अपनी गुड्स वापस ले सकता है, लिमिटेड इंटरेस्ट है इसका, 100 रुपये नहीं बोल सकता उसको। ठीक है। प्लेज बाय ए पर्सन इन पोजेशन अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पोजेशन ऑफ गुड तो कर ली लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइडेबल था। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन वेयर ए पर्सन ऑब्टेन पोजेशन ऑफ गुड अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस, किससे मतलब किसको डरा धमका के उसकी चीज़ अपने पास रख ली, एंड प्लेज द गुड्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंड, द प्लेज क्रिएटेड बाय हिम इट इज़ वैलिड इफ द पानी एक्ट इन
गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द पानर्स डिफेक्ट इन टाइटल। अगर पानर का डिफेक्ट नहीं पता, पानर जिसने गुड्स किसी और को डरा धमका के सामने वाले को गिरवी रखी, तो पानी इसमें ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता कि सामने वाले ने डरा धमका कर वो चीज़ अपने गिरवी उसके पास गिरवी रखवाई है सामने वाले की चीज़, तो पानर का जो टाइटल होगा वो डिफेक्टिव होगा, लेकिन पानी ठीक रहेगा इसमें, ठीक है। प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। को ओनर जो है गुड्स का वो प्लेज करते हैं। देखो, व्हेन द गुड्स बिलोंग टू मोर देन वन ओनर, एक गुड्स के एक से ज़्यादा ओनर है, एंड द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ वन ऑफ द ओनर, किसी एक को ओनर ने उसको प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया, एंड द पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स प्लेजेस द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ अदर ओनर। सॉरी, इफ द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द, जिसके पास वो गुड्स है, प्लेजेस द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द अदर ओनर के कंसेंट से आगे प्लेज करता है, द प्लेज सो क्रिएटेड विल बी डीम्ड टू वैलिड, तो उसमें जो प्लेज है वो वैलिड मानी जाएगी। प्लेज बाय बायर इन पोजेशन बिफोर सेल इज कंप्लीटेड। प्लेज गुड्स के बायर कर देता है इन पोजेशन बिफोर सेल, सेल कंप्लीट नहीं हुई लेकिन जो बायर ने क्या है प्लेज ले ली। देखो, सम टाइम्स बिफोर द सेल इज कंप्लीटेड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स आर रिलेटेड टू द बायर। देखो, जैसे कि हम मान लो EMI पे गुड्स लेके आए हैं अपने घर पे, तो अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई ना, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे करी है उसको, लेकिन गुड्स जो हमारे पास अपने उसकी आ गई, तो यहाँ पर एक तरह से प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब तक हम पूरी EMI कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो गुड्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, सपोज करो मैंने फ्रिज लिया और EMI पे लिया, तो फ्रिज मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास आ गया, लेकिन एक तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि मैं पानी हूँ यहाँ पे, सॉरी हाँ मैं पानी हूँ और सामने वाला पानर है। जब तक मैं उसका डेट क्लियर नहीं करूँगी, EMI नहीं चुकाऊंगी, तब तक वो गुड्स जो है उसकी ही रहेगी, वो कभी भी उठा सकता है मेरे घर से अगर मैं EMI नहीं दी, ठीक है। राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अब बेलर और बेली का राइट देखो थर्ड पार्टी अगेंस्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ द थर्ड पर्सन wrongfully deprive the bailey of the use of possession of the goods bailed or causes any damage to such goods, the bailey may use such remedies as the owner might have used, and either the bailor or bailey may bring a suit against the third person for having caused such deprivation or injury। देखो, मान लो मैंने किसी की सपोज करो मेरी मशीन्स किसी सामने वाला 1 महीने के लिए यूज़ करने के लिए ले गया, थर्ड पार्टी है उसके ऊपर जो है डैमेज कर रही है उसकी मेरी गुड्स को, तो जो मतलब थर्ड पार्टी उस मशीन को ख़राब कर रही है कोई और पर्सन, तो बेलर के पास मेरे पास, बेली के पास यानी उसके पास जिसको मैंने अपने गुड्स दी है, दोनों के पास राइट है कि उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सूट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, और जो खर्चा आएगा ना दोनों सूट फाइल करने का वो दोनों बराबर बराबर में बांट लेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। अब देखो, प्लेज होता है गिरवी रखना, बेलमेंट होता है किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए देना। देखो डिफरेंस देखो बीच में, इन दोनों के बीच में of difference, pledge and payment. Object: the goods are delivered to the pani as a security for the payment of debt। डेट की सिक्योरिटी के लिए, पेमेंट ऑफ डेट की सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ गिरवी रखी जाती है उसको प्लेज बोलते हैं। गुड्स आर जनरली डिलीवर्ड फॉर केयर टेकिंग और मेंटेनेंस के लिए या फिर स्पेसिफिक यूज़ के लिए जो दी जाती है वो बेलमेंट होता है। राइट टू यूज़, द पानी डज नॉट हैव, पानी के पास राइट टू यूज़ नहीं होता कि वो अपनी चीज़ को, गिरवी हुई रखी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। बेलमेंट वाले में देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेली फ्रॉम द यूजिंग द गुड्स, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। कंसिडरेशन, द पानी हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। अगर डेट नहीं चुकाया गया तो उसके पास राइट है कि वो बेच सकता है उस चीज़ को। द बेली कैन गेट ओनली पर्टिकुलर जनरल लियान ऑन द गुड्स इन रिटर्न फॉर इज लॉफुल डिमांड। जो उसकी लॉफुल डिमांड है, सपोज करो टेलर को हमने पैसे नहीं दिए तो हमारी चीज़ को रख सकता है, बस पर्टिकुलर और जनरल लियान कर सकता है, बेच नहीं सकता, ठीक है। इसमें स्कोप, बेलमेंट इज इंक्लूडेड इन प्लेज। जो प्लेज के अंदर बेलमेंट तो इंक्लूड है लेकिन प्लेज इज नॉट इंक्लूडेड इन बेलमेंट, प्लेज इंक्लूड नहीं है बेलमेंट के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं हम प्लेज एंड लियान के अंदर।
प्लेज होता है गिरवी रखना, लियान होता है अपने पास चीज को रख लेना। ओरिजिन देखो, द ओरिजिन इज इन कॉन्ट्रैक्ट, लियान द ओरिजिन इज इन स्टैच्यूट। इसका ओरिजिन जो है कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है और इसका स्टैच्यूट में मतलब कि उसके अंदर लिखा हुआ है जो हमारे लॉ के अंदर। ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन, लोन की पेमेंट की सिक्योरिटी के रूप में यूज होता है। लियान द ऑब्जेक्ट इज टू रिटेन द गुड्स और प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द होल्डर अंटिल द क्लेम्स ऑफ द होल्डर आर सेटिस्फाइड। देखो जो जिसके पास चीज है वो उसको होल्ड कर सकता है जब तक होल्डर को जो उसके रिगार्डिंग क्लेम है वो ना मिले, ठीक है, सेटिस्फाई ना मिले। राइट टू सेल, प्लेज वाले के अंदर अगर नॉन पेमेंट ऑफ डेट हुई तो वो बेच सकता है उस चीज को। द होल्डर ऑफ द लियान कैन ओनली रिटेन द गुड्स स्टिल हिज डिमांड्स आर मेट। जब तक उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी वो सिर्फ रख सकता है उस चीज को। ही कैन नॉट सेल द गुड्स दैट ही रिटेन्स, वो जो जो चीज़ उसने रखी है वो चीज़ बेच नहीं सकता। इसके अंदर बेच सकता है, इसके अंदर नहीं बेच सकता। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन इज ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ अ लोन और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इवन इफ द पानी रिटर्न द गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ डेप्ट हिज राइट डज नॉट टर्मिनेट। देखो प्लेज के अंदर जब टर्मिनेट नहीं होगी जब तक प्लेज, जब तक जो पेमेंट ऑफ डेट क्लियर नहीं होगा, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नहीं होगा। चाहे मान लो जो पानी ने जो चीज़ सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी में रखी थी चाहे पहले ही उसको वापस दे दी, लेकिन अगर डेट कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा प्लेज कॉन्ट्रैक्ट। द लियान टर्मिनेट एज सुन एज द होल्डर रिलीज द गुड्स अंडर रिटेंशन। लियान कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लो सपोज करो टेलर ने बिना पैसे लिए एक बार मेरे को सूट दे दिया तो लियान खत्म हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि उसके पास जो चीज़ थी उसने वापस दे दी, ठीक है। प्लेज और मॉर्टगेज में क्या डिफरेंस है? देखो मैंने बताया था कि प्लेज क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, जैसे गोल्ड वगैरह हो गई, कार हो गई, वैल्यूएबल एसेट हो गई हमारी। और जो मॉर्टगेज होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, बिल्डिंग, शॉप्स वगैरह जो भी है, ठीक है। ट्रांसफर, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स नॉट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। इसमें सिर्फ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, मतलब गोल्ड दिया है, ओनरशिप नहीं दी उसको वापसी। और द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर सर्टेन कंडीशन। मॉर्टगेज में कई बार होता है ओनरशिप भी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने सामने वाले को अपने कागज दे दिए तो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है एक तरह से। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है, हमने कई बार होता है मॉर्टगेज के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एसेंशियल टू बी इन रिटर्न फॉर्म। प्लेज के अंदर रिटर्न फॉर्म होना जरूरी नहीं है, लेकिन मॉर्टगेज के अंदर रिटर्न होना जरूरी है। इट इज एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिटर्न रेस्टिफाइड बाय 2 विटनेस एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 विटनेस के साइन होंगे और रजिस्टर्ड होना चाहिए। राइट टू यूज द पानी कैन नॉट यूज द गुड्स केप्ट इन प्लेज, ये यूज नहीं कर सकता। मॉर्टगेज हैज अ राइट टू यूज द प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड इन टू हिम, इसके पास राइट होता है कि जो प्रॉपर्टी इसको मॉर्टगेज की गई है उसको यूज कर सकता है, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास प्लेज और मॉर्टगेज में, यहाँ हमने करा प्लेज और मॉर्गेज में, सॉरी इसके आगे ही डिफरेंस के बेसिस है, सॉरी। नंबर ऑफ लोन्स, एन आइटम कैन बी केप्ट इन प्लेज ओनली फॉर 1 लोन। प्लेज के अंदर सिर्फ एक ही लोन होता है जो कवर अप किया जाता है। मॉर्गेज के अंदर एक से ज़्यादा लोन आप ले सकते हैं मॉर्गेज के बेस पे। री लोन, द पानी कैन नॉट प्लेज द गुड्स इन हिज पोजेशन टू अनदर पर्सन अगेंस्ट लोन। देखो जिसको हमने अपना गोल्ड गिरवी रख रखा है वो अब आगे अपना मेरा गोल्ड को आगे किसी और को गिरवी रख के पैसे नहीं ले सकता। मॉर्टगेज में द मॉर्टगेज कैन ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन और सब मॉर्टगेज। मतलब कि जो मॉर्टगेज जिसके पास हमारी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है वो आगे इस प्रॉपर्टी को किसी और को गिरवी रख के हमारे आगे मतलब सब मॉर्टगेज कर सकता है और वो उसको लोन ले सकता है। राइट, द पानी हैज़ द राइट इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्ट। अगर मान लो सामने वाले पर्सन ने अपना जो है डेट क्लियर नहीं किया तो इसके पास राइट होता है कि वो सेल कर सकता है गुड्स को। द मॉर्टगेज हु हैज़ गिवन द लोन फर्स्ट, mortgagee who has given the loan first has the right to claim the amount of his loan first in case the property is mortgaged to more than one mortgagee। देखो अगर मॉर्टगेज जो है मोर देन 1 है तो जो फर्स्ट जो मॉर्टगेज हुआ है ना उससे रिलेटेड जो राइट होता है वो उसके पास हो जाएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। रेस्ट्रिक्शन, द पानर कैन नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स अंडर प्लेज। जो पानर है यानी रियल ओनर है वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रख सकता जो गुड्स जो प्लेज में रखी हुई है उसके रिगार्डिंग। द मॉर्टगेजी यानी जिसने लोन लिया हुआ है कैन इन सम सर्कमस्टांसेस इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रॉपर्टी मॉर्गेज। ये रख सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शन अपनी जो प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज करी है उसके ऊपर।
तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा बेलर एंड प्लेज बेलमेंट एंड प्लेज कॉन्ट्रैक्ट का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, आपको ये समझ में आई हो वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट।